हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसी कड़ी में आज सेट नंबर 1 है। सवाल है 1 क्यों है? तो इसका कारण यह है कि ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, जी हाँ, जो चेयरमैन साहब का 150 क्वेश्चंस होगा 4 नवंबर को, उसके आधार पर ये सेट कंप्लीट किया गया। दैट मीन्स ये सेट पूरी तरह से नया है, यानी ये न्यू बुक है। और सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये सोशल साइंस है। कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कवर किया गया है। तो चलिए सेट 1 से आज एक नई शुरुआत एक नए अंदाज में करते हैं। ये सेट नंबर 1 है और किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस जो भाषा से रिलेटेड है। देन आफ्टर आपको मिल जाएगा एज इट इज जो 40 क्वेश्चन सामान्य है वो मिल जाएगा। और सेक्शन 3 जो है, जहाँ पे सोशल साइंस है, जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो सेक्शन 3 में कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। 71 नंबर से कह रहा है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? ये 69 बीपीएससी में भी पूछा गया था। ये कौन सा कंपनी था? ये था आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पटना में इसका 1632 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? ये सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। देखिए ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आया है, यानी दूसरा नंबर पर डच है। और देखिए अंग्रेज जो है ये 3 नंबर पर आया। ऐसे भी इंग्लिश ENG, इंग्लिश में 3 शब्द शॉर्ट में लिखते हैं, तो अंग्रेज कितना नंबर पर आया? तीसरा नंबर पर, यानी ये ऑप्शन खत्म। आप देखते हैं पहला ऑप्शन को, पहले पुर्तगेज आया, दूसरे पर डच आता है, यानी PD। फिर PD जो है, आप जो प्रतियोगिता दर्पण आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश देन फ्रांस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। शिलालेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण है। ये बातें सही है। अब देखिए एक अपने आप जो शब्द है, आप मतलब कि आप ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है ना केवल, ये जो शब्द है केवल, ये एक्सट्रीम शब्द है। क्या है? तो एक्सट्रीम शब्द है। जी हाँ, जहां भी आपको केवल दिखे आप थोड़ा अलर्ट हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल, ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। केवल क्या है? 2 सही है, यानी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है गांव आधारित उद्योग के व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखा? इसमें 2 बातें हुआ। एक तो हिंद स्वराज किसने लिखा, दूसरा इसका संबंध किससे था? उद्योग से था, जो कि ग्रामीण उद्योग से था। इसका संबंध है महात्मा गांधी जी का। किसे है? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? यह समिति था हंटर कमीशन। हंटर का संबंध एजुकेशन से भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बट इस ऑप्शन के अनुसार क्या है? हंटर कमीशन। और एक आता है साइमन कमीशन। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के परीक्षण हेतु आया था। 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 76 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? यह था 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? ये मिश्रण किसका था? यह है यूनानी और भारतीय। यूनानी, आपको भारतीय तो याद रहेगा, बट याद रखना है यूनानी और भारतीय का यह सम्मिश्रण था। 78 सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त किया था? यह व्यापार की अनुमति मिला था उसे। तो यह मिला था, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। यह क्वेश्चन PYQ है। क्या थी? एक था इसके 7 मंत्री
ब्राह्मण थे। क्या थे इसके 7 मंत्री? ब्राह्मण थे। एक सवाल जो आप लोग कहते हैं सर PYQ करा दीजिए, देखिए PYQ अलग से करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जितना भी उपलब्ध सेट्स है ना, प्रैक्टिस सेट्स है या मॉडल सेट्स है, वो कहीं ना कहीं PYQ को ही कवर किया है मैक्सिमम। सो डोंट वरी एंड डोंट थिंक मोर अबाउट द PYQ, जस्ट डू इट। प्रैक्टिस सेट इज एनफ। 80। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस से स्थापना से पूर्व कौन सी संस्था प्रमुख संस्था थी, उसमें आ जाएगा आपको इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट 81। यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होता है? ये 1750 के आसपास शुरू होता है। और देश कौन सा है? तो स्वाभाविक सी बात है, वो है इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? यह था सातवाहन। कौन सा वंश है? सातवाहन। इसमें जो नाम है ना गौतमी, ये इसमें चूंकि जो माता होती थी, माता के मतलब नाम पे कहीं न कहीं उसका नाम की शुरुआत होता था। 83। आगरा शहर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने करवाया था? 1504 में ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? यह सही क्रम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रोहिणी पहले था। देखिए रोहिणी जैसे आपको दिमाग में आया ये ऑप्शन और उपयुक्त तो इसमें से हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो ये खत्म। बाकी क्या है? दूसरा नंबर पर पटना है, तीसरा नंबर पर मुजफ्फरपुर है, चौथा नंबर पर जगदीशपुर है। क्या है? और जगदीशपुर के जो फेमस व्यक्ति हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह। ये भी पूछा जाता है 1850, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 1857 का बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। 85। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सामने? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया गया था। और ये जो अधिनियम था उसके मतलब 17वें अधिनियम के पाठ के अनुसार। डलहौजी किसके लिए फेमस है? तो डाक टार यानी कम्युनिकेशन के लिए और हड़प नीति के लिए, मतलब अवध को और पंजाब को हड़प लेता है। कैनिन तो आप जान ही रहे हैं कि 1857 के जो बाद आता है और ये जो महारानी का घोषणा पत्र है या सामग्री है उसको ये पढ़ता है। नेक्स्ट सामग्री नहीं या जो भी उसको कह दीजिए। 86। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये कह रहा है तीर्थयात्री और राजवंश। तो देखते हैं कौन किस वंश के शासनकाल में आया है। इसमें से आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि हुएनसोंग, हुआ से हुएनसोंग, और ये आया है किस वंश शासन? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का शासनकाल किसमें था? ये देखना। दूसरा आपको देखना है मेगास्थनी, जो सबको याद रहता है, याद है मौर्य वंश। तो देखिए 1 का 2, मतलब मैं एलिमिनेशन पे फोकस करने की बातें कह रहा हूँ। 1 का 2 है। क्वेश्चन में कितना है ये? 87 यानी 1 का देखिए 2 नंबर किस में है? तो ऑप्शन ए खत्म, बी खत्म, यानी अगर हो सकता है तो इसका केवल 3 हो सकता है, यानी 1 का 2, यानी पहला का मौर्य वंश, दूसरा फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था गुप्त शासनकाल में। और हुएनसोंग पुष्यभूति वंश का था, हर्षवर्धन, वैसे हुएनसोंग और हर्षवर्धन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक भी ऑप्शन हो तो आप 100% रिस्क ले, निगेटिव तो अलग चीज़ें हैं बट आपको अटेम्प्ट लेना है। 87। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। देखते हैं। पहला है बुद्ध और महावीर दोनों परम आत्मा या परम आत्मा में विश्वास करता था। ये बातें गलत है, ठीक है। दोनों ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व को विश्वास करते थे, जी नहीं, यही दोनों एक ही कथन है, तो दोनों ही गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, जी हाँ, कर्मवाद के। और महावीर का मध्यम मार्ग है, ठीक है, यानी कोई भी काम करना है तो मध्यम मार्ग को अपनाना है। और जैन का क्षणिकवाद या और भी कई अलग नाम से जाना जाता है। 88। मास्टर दा यानी सूर्य सेन, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था?
तो डॉक्टर सूर्य सेन। क्या है? डॉक्टर सूर्य सेन। और 1930 ईस्वी में इन्होंने अपने आंदोलन चलाया। ये क्वेश्चन बीपीएससी 62, 64 और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है, कथन दे रखा है, इसको देख लिया जाए कि मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक फ्रेंड्स आप लोग का रिक्वेस्ट रहता है सर ज़्यादा स्पीड से पढ़ाते हैं या कम स्पीड से। देखिए ज़्यादा हो या कम हो आपके पास विकल्प है। आप ऐसे जाइए, यहाँ पे जो 3 डॉटेड दिख रहा है 3 बिंदु, उस पर क्लिक कीजिए और अपना प्लेबैक स्पीड को क्या कीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए। ये आपके हाथ में है, इसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 89 कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि यह बैक्टीरिया इस पार्थियन और स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है। जी नहीं। बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया था। यह कथन सही है। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव और शैव धर्म की प्रतिमा भी इसमें बनाई गई थी। जी हाँ, इसमें बुद्ध धर्म की प्रधानता है। ये भी पूछ सकता है कि मथुरा कला में किस धर्म की प्रधानता है, तो बौद्ध धर्म की प्रधानता है। लेकिन अन्य धर्म भी जैसे कि वैष्णव शैव धर्म भी प्रतिमाएं उसकी मिला है, यानी ये भी कथन सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 यानी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक था। कौन था? MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी 91 नंबर कह रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था। जी नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। उसने किताब ए नौरोज नामक पुस्तक की रचना किया। जी हाँ, ये उसका रचना है। उसे मजहरनामा जारी किया। जी नहीं, यानी केवल 2 कथन सही है और आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी 92 बाबर और राणा संगा के मध्य या बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसे क्या कहा जाता है? तो खानवा के युद्ध। ऑप्शन सी नंबर 93 ऑप्शन अलग अलग है, तो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? प्रशस्ति के विषय में गलत है। कह रहा है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी या कवि या विद्वान द्वारा लिखा जाता था। जी हाँ, प्रशस्ति का प्रशंसा में लिखा गया, तो ये बिल्कुल राजा प्रशंसा में लिखेगा ही, तो वह राजा की प्रशंसा करेगा। ये बातें सही है। प्रायः राजा उन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये तो मतलब कहते हैं ना खुद के मुंह में मिट्ठू, इस तरह से कुछ कहानियाँ कि स्वयं के अपने मुंह में मिट्ठू वाला, ये बातें गलत नहीं। स्वयं प्रायः नहीं लिखता था, ये बातें गलत है। यानी आंसर हो जाएगा सी, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यांकन स्रोत है। जी हाँ, क्योंकि ये इतिहास के बारे में लिखता था, तो ये बातें सही है। मतलब इतिहास से संबद्ध, इसको इतिहास निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। 94 निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ था? तो जिसके सिक्के पर इस बीना बजाते हुए दिखाया गया, ये कौन था? तो समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। 95 कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों का सही काल अनुक्रमांक के रूप में सजाइए। तो सबसे पहले कौन आया? मौर्य वंश। वैसे आप याद रखिए मासूम हसीना। क्या है? मासूम हसीना। ठीक है, यानी मौर्य वंश, सुंग वंश और मौ से हर्यक वंश, फिर स्व से सुंग और नौ से नंद वंश। इसका क्या आ जाएगा? सबसे पहले मौर्य वंश, फिर आ जाएगा आपको कर्ण वंश, फिर आ जाएगा आपको सातवाहन और अंतिम में आता है गुप्त वंश। यानी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? 1 नंबर। नेक्स्ट 96 ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंद थी। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंद थी क्योंकि शासक को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करने हेतु इस तरह की किलाबंदी किया करता था। 97 गजनी के सुल्तान
महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि उसे अत्यधिक क्या करना था? मेन उद्देश्य था कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेष्ठ लेने की कोशिश किया था। क्या क्या था उसे? एक तो ये उद्देश्य था, दूसरा उद्देश्य ये भी था कि अत्यधिक धन को भी एकत्र करना। ठीक है, चूंकि गजनबी से पहले जो मतलब इसका ये भी था, चूंकि वो बार बार लूट पुट के भाग जाता था। 98 चलिए देखते हैं। ये स्थल है लोथल, ये गुजरात का है। तो 1 का 4 देखिए, तो ऑप्शन 1 और 3 खत्म। रोपर कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपको ये पंजाब का है, रंगपुर। ठीक है, राखी गढ़ी के संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा से है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान से, जहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। कह रहा है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, भारत पे 326 बीसी के पास आया था और 322-23 में वापस चला गया था। अंबिक तक्षशिला का राजा को सिकंदर और उसकी सेना की स्वागत किया था। अंबिक ने सिकंदर नहीं, ये बातें क्या है? ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई। ये कथन नीड टू बी चेक्ड। ओके, एक बार इसे चेक करने की जरूरत है। यानी एग्जैक्ट अभी एक सही है, बाकी एक बार आप ऑप्शन थर्ड को चेक करके कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं भी इसे कमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट 100 नंबर कह रहा है ये मैच द फॉलोइंग है। तो क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये एक्चुअली में ये जो 4 आश्रम की व्यवस्था है उसी में से ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सन्यासी जो अंतिम होता था उसके लिए क्या था? 70 से 75 के 100 के बाद, यानी देखिए पहले तो शुरुआती में ब्रह्मचर्य 25 तक, फिर ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और फिर अंतिम में सन्यासी। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्रही कण कहते हैं। उसका कारण क्या है? मेन उसका कारण है कि ये संघनन केंद्र के तौर पे काम करते हैं। इर्द गिर्द ठंडे हवा होने के संघनन प्रक्रिया का, तो ये भी कथन सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4 नंबर, 1 से अधिक। नेक्स्ट 102 नंबर, 2 समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? 2 समानांतर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा मेनली आपको ब्लॉक। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। 103, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। अभी जो भारत में बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून कारण, तो जून से सितंबर माह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 104, निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ? बिहार राज्य का, अच्छा ये बिहार बना लेते हैं, इसमें उत्तर और पश्चिम किस तरह का है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ में ही 874 मीटर है, जो बिहार का सर्वाधिक ऊंचाई है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उस तिथि को क्या कहेंगे? एक दिन क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो बचपन से सुने हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, जिधर पहले हुआ उधर पहले दिन होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। सिंपल ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। 106, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखा जाए क्या क्या दे रखा है, 1, 2, 3 वाला, यानी प्रमुख किसके लिए फेमस है? तो लोहा के लिए। जो ये जादू गोरा किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। खेतरी किसके लिए है? तांबा के लिए। और निवेली किसके लिए? लिग्नाइट के लिए। तो ये ऑप्शन ये मतलब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दे रखा है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। बाकी ऑप्शन मिला लीजिएगा, बाकी आंसर देख लीजिए उधर। 107, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? ये जगह मिले कौन सा चट्टान घुलता है? तो चूना पत्थर, नॉर्मल। 108, बिहार किन किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? ये मिली है 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। 109, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में
वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? यह हुआ था 1921 का महान विभाजक 109 का ऑप्शन 3। 101 की ध्यान रखिए जनगणना से, जैसे कि आप तो सब जानते हैं कि जो ह्यूमन जनगणना होता है मानव का वो तो 10 वर्षों पर होता है, लेकिन कृषि जनगणना भी होती है, ठीक है, ये 5 वर्ष पे होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये फैक्ट अभी तक कहीं नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। 110 भारत के किस बंदरगाह का सबसे अधिक मात्रा में लो आयस का निर्यात किया जाता है? ये PYQ है, ये निर्यात किया जाता है विशाखापत्तनम से और मुर्गा गोवा, यानी जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 111 दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक, याद रहे उत्पादक है, यह है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला, ऑप्शन ए। 112 भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये बात तो सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? एक ही नंबर, जो इक्वेटर के पास है वहां पे अधिक सघन यानी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? पूछ रहा है गलत, तो देख लिया जाए। ऑप्शन ए तो नहीं है, डेनमार्क का क्या कोपेनहेगन, ये सही है, बाकी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। 114 कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है मेनली? तो ये आपको दिख जाएगा, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। क्यों? देखिए ये रसिया में भी है, तो रशियन जो पॉलिटिकली तौर पे यूरोप का पार्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 115 कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? इसका बहुत सिंपल विशेषता है कि सूक्ष्म ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ होती है, आपको ध्यान रखना है। और भूमध्य सागर से जो ठंडा के मौसम में भारत में बारिश होता है वो भूमध्य सागरीय होता है, या जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पर आता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कब होता है? क्या ग्रीष्म अयनांत कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में? तो आप उत्तरी गोलार्ध में समझ लीजिए कि कब होगा नॉर्मल दिन ठंडा वाला, तो हो जाएगा आपको 22 दिसंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013 मिली बार, ऑप्शन हो जाएगा बी, बट एग्जैक्ट दे रखा है 1013.25 मिली बार, ऑप्शन बी। 118 बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आके मिलती है? कौन सा? उत्तर की ओर से, मतलब उत्तर की ओर आकर मिलती है, उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो 118 देख लेते हैं कौन कौन नदी दे रखा है, नदियां हैं 118 में। सबसे पहले देखिए घाघरा, कोसी, पुनपुन। कोसी तो ऊपर से, मतलब उत्तर की ओर, उत्तर से आके मिलती है, अगर उत्तर की ओर आके मिलती है, दक्षिण से जो मिले, दक्षिण से जो मिले या उत्तर से मिले, इसमें पुनपुन हो जाएगा। जो दक्षिण से मिलता है ये गलत हो जाएगा। महानंदा, कर्मनासा भी दक्षिण से जाके मिलता है, ये भी गलत हो जाएगा। गंडक ये उत्तर से आती है, कमला उत्तर से आती है, बागमती उत्तर से आती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है उत्तर से आके मिलती है या उत्तर से आके मिलती है, ठीक है। वैसे याद रखिए गंडक, भूरी गंडक, कमला, कोसी, बलान, ठीक है। और अंतिम में महानंदा। 119 निम्नलिखित में से किसे भारत में पीटर्सबर्ग का नाम से जाना जाता है? ये पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 120 उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के कारण पवन विक्षेपित होती है। फेरल बोला था कि आप इक्वेटर पे इस साइड इस तरह से मुंह करके बैठ जाइए, और उत्तरी गोलार्ध में आपके दाहिने साइड होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में आपके, मतलब हाथ की जो दिशा है ना, आप मानिए यहाँ पे खड़ा होके और तैरिए, तो आपके इस हाथ किधर जाएगा? इधर, उत्तर और इधर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाहिने की ओर। इधर आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होके यहाँ इधर देखना है, इधर आ जाएगा दाहिने की ओर। नेक्स्ट 121 निम्नलिखित प्रकार की आय पर विचार कीजिए, कौन सा आय कौन है? अब इसमें से कह रहा है कि उनके परिणाम का सही अनुक्रमांक क्या है। अच्छा, परिणाम यानी कौन कौन सा आय मिलता है, तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय, फिर आ जाएगा पर्सनल आय यानी निजी आय, उसके बाद आ जाएगा आपको व्यक्तिगत आय, उसके बाद आ जाएगा आपको प्रयोज्य आय यानी ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट
122। निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राज्य व्यय का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो देखिए, राज्य का व्यय का चूंकि व्यय पूछा है तो महत्वपूर्ण क्या है? ये मेनली जो है वो ब्याज भुगतान ही है। क्या है? ब्याज। क्यों है? उसका कारण क्या है कि मैक्सिमम भारत हो या बिहार सरकार हो या भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार हो या भारत सरकार, मैक्सिमम जो है ना वो हम लोग क्या कहते हैं, कर्ज लेते हैं। जब कर्ज लेंगे तो उसका ब्याज भी देना पड़ता है, इसलिए बिहार के संदर्भ में या भारत के संदर्भ दोनों ही ब्याज पे ज़्यादा खर्च करता है अपना। नेक्स्ट 123। योजना का नाम बताइए जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों का स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना सुविधा के निर्माण पर ध्यान देती है या ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कौन सा योजना है? ये इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए IID यानी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 124 कह रहा है कि साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ कह सकते हैं आप बहुत अनुकूल हैं, यानी आप नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, जब आपके पास पर्याप्त सब कुछ हो, यानी प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन होता हो। जी हाँ, आपके जरूरत से ज़्यादा उत्पादन हो तभी तो आप अनुकूल रह सकते हैं, समान स्थिति में रह सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारा अभी आपका प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है तो आप बेचैन हैं, अनुकूल नहीं है, आप नॉर्मल नहीं हैं, बट आप नॉर्मल बनिए। कह रहा है क्या कि ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। ये देखिए पेरियार नदी भी है, वो कहाँ पर है? केरल में। तो 2 का 3, ठीक है। बांदीपुर कहाँ पर है? दूसरा सिंपलीपाल उड़ीसा में, यानी इसको देखते हैं कौन सा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 125 है, यानी पहला क्या हो जाएगा? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, पेरियार केरल में और सिंपलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर कर्नाटक बाघ के लिए फेमस है तो कर्नाटका में। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मतलब नदियाँ बारहमासी या सदानीरा होती है। यह जी हाँ, ये सभी दिन वहाँ से पानी आता है। दूसरा है हिमालय नदियों का उद्गम सूत्र हिमानियों या हिमानी या मिली, तो ये दोनों ही कथन सही है। मतलब सदानीरा होने के कारण क्या है, वहाँ पर बर्फ ज़्यादा है, वो पिघलते रहता है, पानी आती रहती है, यानी कारण और कथन दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट ये उद्योग है और उससे संबंधित स्थल है, ठीक है। चलिए देखते हैं 127 नंबर। पहला क्या कह रहा है? रेल उपकरण, ये कहाँ पर है? भिलाई में, ये सही है। दूसरा है कि मोटर वाहन, तो मोटर वाहन का संबंध किससे है? तो मोटर वाहन का संबंध है नहीं, ये वो रेल उपकरण लुधियाना में, फ्रेंड्स सॉरी, रेल उपकरण लुधियाना में है। कहाँ पर है? लुधियाना में है। दूसरा जो है मोटर वाहन, ये आपको मिल जाएगा कोची में। पोत निर्माण, तो ये आपको सबको याद होगा जबलपुर में। साइकिल जो भिलाई में। ऑप्शन वाइज आपका क्या आ जाएगा? इसका सी, बी नहीं सी आ जाएगा। क्या आएगा? सी नंबर। 128 कह रहा है पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इकोसिस्टम के बारे में। तो पारितंत्र में जीवित प्राणी और भौतिक तथा रासायनिक कारक शामिल होते हैं। जी हाँ, ये कारक शामिल, तो ये बातें सही है। पारितंत्र में जैविक और अजैविक, जी हाँ, जैविक अजैविक मिलकर ही तो पारितंत्र बनता है, यानी ये भी कथन सही। जैविक अजैविक के बीच जो क्रिया अंतर क्रिया होती है उसी को पारितंत्र कहते हैं, यानी ये भी कथन सत्य है। जलमंडल को पारितंत्र में शामिल नहीं किया जाता, ये कथन गलत है। पारितंत्र में जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों शामिल होता है, अर्थात जहाँ पर ये तीनों इंटरसेप्ट करता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, यानी ये कथन क्या है? गलत है। और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 129 कथन है, देखते हैं। 29 है, 129 कह रहा है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करना का समय देना सतत विकास कहलाता है। देखिए सतत विकास मतलब होता है सावधानी पूर्वक उपयोग करना, मतलब जैसे कि प्रेजेंट पीढ़ी और फ्यूचर पीढ़ी दोनों के लिए संसाधन बराबर हो, ठीक है। तो ये हम लोग नए सिरे से संसाधन को विकसित नहीं करते, ये टेक्निकली लगा दिया है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत। हम लोग उपयोग करते हैं, विकसित नहीं करते। जैसे कि मानिए आप कोल को यूज कर लिए तो आप विकसित कीजिएगा क्या? नहीं, तो ये कथन गलत है, यानी पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है कि भविष्य के लिए संसाधन का संरक्षण करना, संरक्षण
मतलब संसाधन संरक्षण कहलाता है, जी नहीं। यानी ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको ध्यान से पढ़ना, हम लोग संसाधन विकसित नहीं करते हैं। इस अगर संसाधन विकसित ही कर लेते तो फिर तो संसाधन की चिंता ही नहीं होती। 130 कह रहा है गेहूं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 130 नंबर तो कह रहा है यह गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। जी नहीं, ये ठंडा में होता है, इतना ठंडा में वर्षा होता है क्या, जी नहीं, ये कथन गलत है। यह ए नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यानी पहला ही आंसर हो जाएगा, गेहूं रबी की फसल है, इसके पकने ठंडा में होता है, ये कथन सही है। धूप की आवश्यकता मतलब होती है नहीं, बहुत कम होती है। भारत में गेहूं उत्पादन में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट हो गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जुडिशियल रिव्यू भी वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गणतंत्र तो है, संघीय भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक है क्या, जी नहीं। गणतंत्र है, संघीय और संसदीय है। इन ऑप्शन क्या हो जाएगा 132 का सी नंबर। नेक्स्ट 133 संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये हमारे अनुच्छेद 19 का पार्ट है। तो किस अनुच्छेद क्या है, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कथन क्या है, सही है, ये केवल भारतीय बना सकता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अनुच्छेद है केवल भारतीयों के लिए। क्या है, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है। और संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, जो केवल भारतीयों का है। 134 किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है। ये मीन क्या रहेगा, डीएम, ऑप्शन ए जिलाधीश। 135 कह रहा है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी है। दोनों ये रिट 5 तरह का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के रिट थोड़ा कम है हाई कोर्ट के मामले में। मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, किसके पूछ रहा है, नहीं करता है। जो नहीं करता है आपको जाएगा, देखिए केंद्र सरकार का करता है जी, राज्य सरकार जी, लेकिन नगर निगम का नहीं करता है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 137 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की शक्ति प्रदान किया है। ये 44वें संविधान संशोधन था, जिसमें से केवल एक बार पुनर्विचार हेतु वापस लौटाया जा सकता है। 138 भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखा है, एबीसीडी ना, वही तो। ये बातें सही है कि स्वयं परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये भी बातें क्या है, सही है। नहीं, एक सेकंड, ये कथन भी गलत है। उद्देशिका उस स्रोत की इंगित करता है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये तो कथन सही, यानी 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 39 भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के आवश्यक है। भाई लोकतंत्र का प्रमुख अधिकार है कि आपको बोलने दिया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है दैट मीन्स देयर इज नो डेमोक्रेसी लाइक चाइना, लाइक कोरिया एंड लाइक अदर कंट्रीज। 140 निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज का समर्थक है। कल्याणकारी राज का समर्थक है तो सबसे बड़ा नेहरू जी। सबसे बड़ा कौन है, तो नेहरू जी। नेहरू जी समाजवादी विचारधारा थे। 141 कह रहा निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किस संबंध में, तो उसका कुछ विषय है जैसे कि कानून और व्यवस्था। क्या है, ये मेनली करता है कानून और व्यवस्था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 142 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। देखिए ये संविधान के अनुसार कम से कम 2 बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। 143 निम्नलिखित में से कौन सी दल
पद्धति लोकतंत्र के स्थापित के लिए सबसे उपयुक्त है? लोकतंत्र मतलब क्या? जहाँ पे कम से कम दो पक्ष हो। क्या हो? कम से कम दो पक्ष हो। तो द्विदलीय होना चाहिए, तब तो लोकतंत्र होगा ना। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, तो लोकतंत्र है ही नहीं। चाइना में संविधान है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन के मुख्य विषय है। मुख्य विषय क्या है? राज्य। राज्य ही ना, राज्य में 4 पार्ट है। क्या? शासन, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता। नेक्स्ट 145, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। ये अशोक मेहता समिति का था, द्विस्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता द्विस्तरीय था, जबकि बलवंत राय मेहता ये 3 स्तरीय, तो जो अभी लागू भी है। 146, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसका है? यह मिली था नेहरू जी का। नेक्स्ट 147, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 148, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लोकतंत्र के बारे में कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। जी हाँ, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी रहती है। काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन हारने की संभावना रहती है। ठीक है, प्रत्येक मत का मूल एक ही होता है, और ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि भारत में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। और आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी, तीनों ही कथन सत्य। नेक्स्ट 149, राज्य की उत्पत्ति का सही सिद्धांत क्या है? एक्चुअली राज्य क्या है? विकास का सिद्धांत है, तो विकासवादी सिद्धांत है, चूंकि अचानक राज्य नहीं आया। पहले पोलिस नगर था। ठीक है, पोलिस नगर मतलब ये नगर राज्य था, फिर राज्य हुआ, धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ा। ये आखिर क्वेश्चन है। अगर आप फ्रेंड्स इसका PDF चाहते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कर्ण IAS पीएस एकेडमी करके है, आप सर्च कर लें, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मतलब कथन पर विचार करते हैं। तो क्या कह रहा है उस पर विचार कर लिया जाए। पहला कह रहा है कि ऑप्शन ABCD है क्या? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उसी दिन हुई थी जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था। ऐसा है क्या? जी नहीं, ये ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह अपने पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के स्थापित था। ये बातें बिल्कुल सही है, दोनों दो सही है। यह 1958 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थापित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया। ये भी कथन सही, यानी 2 और 3 कथन सत्य है। ये फ्रेंड्स ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पूरा हुआ जीके जीएस का। बाकी आप भाषा या अन्य इसका देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार एंड शुक्रिया।